नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश पुनिया आप सभी के भविष्य की मंगल कामना करता हूं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने स्वर संधि है उसकी चर्चा की थी। आगे जो संधि आ रही है वो व्यंजन संधि है। तो हम देख रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन जो संधि है उस संधि में 20-22 के करीब नियम होते हैं। उन नियमों को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से हम जान ले, फिर उसके बाद में कुछ शब्द वगैरह और शब्द हम पहचानेंगे, करेंगे, या फिर उनके संधि विच्छेद हैं वो भी करना सीखेंगे। तो इसका जो पहला नियम है उस नियम के बारे में देखो। पहले नियम को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये नियम वो नियम किस आधार पे शॉर्ट तरीके से वो बन सकता है। तो सबसे पहले आपको 33 जो व्यंजन उन व्यंजनों के बारे में जानना पड़ेगा और उनके लिए एक 33 और 33 आपको बनानी पड़ेगी। तो 33 व्यंजनों में सबसे पहले हम 25 वर्णों को लेते हैं। 25 वर्णों में जैसे सबसे पहले क आता है, क के बाद में जैसे मान लीजिए च आता है, च के बाद में ट आता है, ट के बाद में त आता है, त के बाद में प आता है। अब ये जो वर्ण होते हैं वो 1 नंबर पे होते हैं, तो इसलिए इनको नंबर 1 दिया जाता है, यानी हम समझने के लिए इनको 1 नंबर देते हैं। यानी कहने का मतलब क च ट त प 1 नंबर। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने दूसरा जो वर्ण आता है वो ख आता है, ख के बाद में छ आता है, छ के बाद में ठ आता है, ठ के बाद में थ आता है, थ के बाद में फ आता है। तो इनको हम नंबर देते हैं 2, यानी 1 नंबर पे हमने दिया क च ट त प को, 2 नंबर पे दिया ख च ट त प को। जैसे 1 नंबर में कहूँ तो आप कहोगे क च ट त प, और जैसे 2 कहूँगा तो आप कहोगे ख छ ट त प। थोड़ा सा अभ्यास है वो कर लेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएंगे क्रम से। हो सकता है कि आपने क ख ग घ ng इस तरीके से याद किया। जैसे तीसरा वर्ण जो आता है तो आप कहोगे कि ग है, ग के बाद में ज है, ज के बाद में जैसे ड है, ड के बाद में जैसे द है, और द के बाद में जैसे ब है। तो इसका नाम आप दे सकते हो ग ज ड द ब, लेकिन संख्या दोगे इसको 3 नंबर की। उसके बाद में जैसे नंबर 4 पे अगर जाते हो तो आपके सामने आता है घ, घ के बाद में आता है झ, झ के बाद में आता है ढ, ढ, ढ के बाद में आता है ध, ध के बाद में आता है भ। तो इसको आप कह सकते हो घ झ ढ ध भ, यानी संख्या आ गई इसके लिए 4। फिर 5वें जो वर्ण होते हैं जिनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, उसमें सबसे पहले आप ng को ले सकते हो, ng के बाद में जैसे य को ले सकते हो, य के बाद में ण को ले सकते हो, ण के बाद में न को ले सकते हो, न के बाद में म को ले सकते हो। तो आप इनको कह सकते हो ng य ण न म। तो जैसे ही मैंने 1 नंबर संख्या के बारे में चर्चा की तो उसमें क च ट त प को कहा, 3 कहोगे तो ग ज ड द ब है, 5 कहोगे तो ng ण न म है। तो अब हमें जो संख्या वो याद करनी है 1 2 3 4 5। तो व्यंजन संधि में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये संख्याएं आप याद रखोगे और इसी संख्याओं के आधार पे हम नियम और नियम बनाएंगे। तो पहला नियम इसी के आधार पे देखिए। आप थोड़ा सा याद रखोगे कि पहले के बाद में तीसरा आता है या फिर चौथा आता है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई स्वर आता है, या फिर जैसे मान लीजिए आपके सामने ये होता है, र होता है, ल होता है, या फिर व होता है। तो देखो 5 वर्ण तो ये हो गए और 5 वर्ण ये हो गए। उसके बाद में 11 स्वर हो गए और 4 वर्ण ये हो गए। तो 11 और 4 15, 15 5 20 और 5 25, यानी ये 25 वर्ण अगर आते हैं किसके बाद में, पहले के बाद में। यानी कहने का मतलब कि क च ट त प के बाद में ग ज ड द ब या घ ज ड द ब या फिर स्वर या ये रलव आता है, तो ये क च ट त प है, ये अपनी पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी चाहे क आए, चाहे च आए, चाहे ट आए, चाहे त आए, चाहे प आए, तो क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा जैसे ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा ब। आपने केवल इतना ही याद किया कि 1 जोड़ 3 या 4 या फिर स्वर या फिर आ गया ये र ल व। अब शेष क्या रह गया, तो ये शेष रह गई। जैसे एक तो दूसरे वर्ण रह गई, एक जैसे मान लीजिए अपन देखते हैं पहले वर्ण रह गए, तो पहले और दूसरे हैं वो जोड़ के बाद में नहीं आएंगे। एक आपका स वाली पंक्ति का जो भी वर्ण है वो भी क्या रह गया, शेष रह गया। तो ऐसी स्थिति में लाइन का पहला वर्ण है वो अपनी लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इस आधार पे इस पहले नियम को हम कर सकते हैं और एक ही नियम के अंदर 5-6 नियम हमने बिठा लिया। तो आपने याद रखा कि 1 के बाद में 3 हो, 4 हो, या फिर कोई स्वर हो और या फिर ये र ल व हो, तो पहले का कौन सा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। होगा क तो हो जाएगा ग। 1-2 उदाहरण बता देता हूँ इससे संबंध में। जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द है कि दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन।
तो देखो लाइन का पहला वर्ण है, बिल्कुल है। लाइन का तीसरा है या चौथा है, तो देख लो कौन सा वर्ण आया, तीसरा वर्ण आया। तो 1 जोड़ 3 हो गया। 1 जोड़ 3 है इस नियम में, बिल्कुल है। तो इस पहले के स्थान पे हमने कर दिया तीसरा। तो क है वो हलंत, आने वाला ग है वो भी क्या हो गया, हलंत हो गया। तो बीच में जब आता है तो हलंत लगता नहीं, क्योंकि शिरोरेखा खड़ी पाई जो होती है, खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं उनके कभी भी नीचे हलंत नहीं लगता है। तो क के अंदर भी खड़ी पाई होती है, ग के अंदर भी खड़ी पाई होती है। तो इस स्थिति में इसको क्या किया जाता है, संयुक्त वर्ण के रूप में ही बनाया जाता है, यानी आगे वाले की सहायता दी जाती है। तो क के स्थान पे हो गया ग, और बाकी स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी। तो शब्द अपना बन जाएगा दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। लेकिन नियम वो नियम याद रखना कि पहले के बाद में तीसरा हो, चौथा हो, स्वर हो, येरल हो, पहले के स्थान पे हो जाएगा तीसरा। और भी जैसे उदाहरण आते हैं कि जैसे मान लीजिए अप यानी पानी में या कीचड़ में, जय यानी जन्म लेने वाला। तो देखो लाइन का पहला वर्ण है, यहाँ तीसरा वर्ण है, कौन सी लाइन का है, च वर्ग का है। तो पहले के स्थान पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो अप जोड़ जय से शब्द क्या बन जाएगा, अब्ज शब्द बन जाएगा, अब्ज। तो अब्ज है वो किसका पर्याय हो गया, कमल का पर्याय हो गया। तो पर्यायवाची शब्दों के रूप में पूछा जाता है। अब इससे कुछ जुड़े हुए शब्द हैं जिनको मौखिक रूप से मैं बता रहा हूँ, और किसी चीज़ या मान लीजिए कोई भी किताब वगैरह है उसमें इसका अभ्यास कर सकते हो। एक एग्जाम में शब्द आता है सत जोड़ उपदेश, और अशुद्ध बना करके दे देता है सदोपदेश, जबकि सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। क्योंकि सत जोड़ उपदेश अगर करते हैं तो तय के बाद में ऊ आया, ऊ आया तो क्या आया, स्वर आया। अब जैसे तय के बाद में ऊ आया तो उस स्थिति में तय के स्थान पे तो हो गया द, और द में आकर के ऊ मिल जाएगा। स यहाँ पे है तो यहाँ पर भी स लग जाएगा, और प यहाँ पे है तो यहाँ भी प लग जाएगा। दे और स है तो दे और स भी लग जाएगा। तो शब्द क्या होता है, सदुपदेश होता है, न कि सदोपदेश। तो ये नियम नंबर 1 है। इससे संबंधित जो भी गाइड वगैरह है उसमें आप अभ्यास कीजिए। कोई भी जैसे मान लीजिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कोई पुस्तक चलती है उसमें अभ्यास कीजिए। और भी जैसे शब्द वो बोल रहा हूँ, जैसे बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ शब्द है कि सट जोड़ आनंद, तो टय के स्थान पे टय की लाइन का तीसरा ड हो जाएगा, क्या शब्द बन जाता है, षडानंद शब्द बन जाता है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए और भी शब्द आते हैं हमारे सामने कि दिक जोड़ अंबर, तो क के स्थान पे ग हो जाएगा, ए उसमें मिलेगा तो ग पूरा हो जाएगा, और शब्द क्या हो जाता है, दिगंबर हो जाता है। जैसे उत जोड़ यान होता है तो तय के बाद में ये आ गया, उत जोड़ यान, तो ये आने का तय के स्थान पे द हो गया और शब्द बन जाता है उद्यान। उत जोड़ योग उद्योग, तत् जोड़ रूप, तो तय के स्थान पे द हो जाएगा, शब्द क्या बन जाता है, तद्रूप बन जाता है। तो इस आधार पे 5-6 नियम वो एक ही नियम के अंदर समाहित हो जाते हैं, और व्यंजन संधि का पहला नियम हम कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरे नियम में हो। अब देखो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने लिखे थे ना कि भाई क है, क के बाद में च है, च के बाद में ट है, ट के बाद में जैसे त है, त के बाद में जैसे प है। ये लाइन के कौन से वर्ण थे, पहले वर्ण थे, पहले वर्ण। तो इसी से जुड़ा हुआ एक नियम हो रहा है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, पंचम यानी 5वां वर्ण, जिसको आप मैं ये न मैं कहते हो, कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है। पहले तीसरा चौथा तो आ गया था उस नियम में कि पहले के बाद में तीसरा भी आया था, चौथा भी आया था, 5वां नहीं आया, 5वें के लिए अलग नियम है। तो इस पहले के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाता है, 5वां वर्ण हो जाता है, यानी पंचम वर्ण हो जाता है। तो पहले के बाद में तीसरा आएगा तब तीसरा हो जाएगा, 5वां अगर आएगा तो 5वां हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने कि सत जोड़ नाथ शब्द आया, और जैसे ही इस शब्द को अगर देखते हैं तो ये लाइन का प्रथम वर्ण है, और ये जो पंक्ति है उस पंक्ति का कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के स्थान पे कौन सा वर्ण हो गया, पंचम वर्ण हो गया। पंचम वर्ण अगर करते हैं तो तय की लाइन का 5वां वर्ण अगर करते हैं तो हमारे सामने कौन सा वर्ण आता है, न आता है। न अगर आता है तो शब्द क्या हो जाता है, सन्नाथ हो जाता है। और एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सन्नाथ जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है या सत उपसर्ग है। तो ध्यान रहे कि कौन सा उपसर्ग है, सत उपसर्ग। अब अगर मान लीजिए वो ये कहे कि निम्न में से नियम की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, और उसने जैसे नाम दे दिया हमारे सामने संन्यास शब्द दे दिया, संन्यास, या फिर जैसे मान लीजिए उसने हमारे सामने सन्निहित शब्द दे दिया, सन्निहित, या फिर जैसे मान लीजिए उसने हमारे सामने शब्द दे दिया संपूर्ण शब्द दे दिया, और या फिर जैसे मान लीजिए उसने सन्नाथ शब्द दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि एक ही शब्द ऐसा है जो नियम से भिन्न है, क्योंकि इसका जब टुकड़ा करते हैं तो सम जोड़ न्यास से करते हैं,
और इसका जो टुकड़ा करते हैं तो समजोड़ निहित से करते हैं, यानी यहाँ भी सम आया, यहाँ भी सम आया, और यहाँ भी अगर करते हैं तो समजोड़ पूर्ण से करते हैं। लेकिन ये जो शब्द आता है इसके जब टुकड़े करते हैं तो सतजोड़ नाथ से करते हैं। तो नियम की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा हो गया? सन्नाथ हो गया। हो सकता है इसको ऐसा नहीं पूछे, शुद्धिकरण में पूछ ले तो शुद्धिकरण में भी ये शब्द आते हैं। शुद्धिकरण में बाय द वे अगर नहीं पूछता है तो हो सकता है वो प्रश्न के रूप में ये भी निकाले कि उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। तो तीनों में देखो समान उपसर्ग है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए सबसे पहले आपको यह जानना कि इनका कोई दूसरा रूप भी बनता है क्या? तो संन्यास का दूसरा रूप हम बना सकते हैं कि संन्यास यानी अनुस्वार बन गया। हो सकता है कि सन्नीत भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा, ऐसा ये बन गया। हो सकता है कि संपूर्ण भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा और ऐसा बन गया। लेकिन अगर सन्नाथ देखा तो सन्नाथ है, इसका दूसरा रूप नहीं बनता है। तो इसका मतलब है कि मैं का अनुस्वार जहाँ बनता है वहाँ सम उपसर्ग होता है। तो इन तीनों में अनुस्वार बनता है, इसमें अनुस्वार नहीं बनता है। तो इस स्थिति में नियम की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा हो गया? सन्नाथ शब्द हो गया। तो ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। और इसी के आधार पे और भी जैसे कोई किताब वगैरह लेकर के आप उदाहरण कर सकते हो, जैसे उत जोड़ मुख उन्मुख, उत जोड़ मोचन उन्मोचन, उत जोड़ नयन उन्नयन, और एक बिल्कुल पढ़ा हुआ रटा हुआ शब्द है कौन सा? सत जोड़ मति सन्मति। या फिर जैसे सत जोड़ मति नहीं आता है और भी जैसे मान लीजिए शब्द आते हैं सट जोड़ मुख है तो क्या हो जाएगा? षण्मुख शब्द हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हैं वो इस दूसरे नियम में समाहित हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए आगे वाला नियम, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तीसरे नियम में आप याद रखोगे कि कहीं भी शब्द में ऋषि वाली री होती है, र होता है और स होता है, तो उसमें कहीं भी न अगर आता है तो उस न के स्थान पे क्या हो जाता है? अण हो जाता है। अब इस नियम की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि ये जो नियम है वो नियम ये शर्त लागू नहीं करता है कि भाई री कहाँ है, रे कहाँ है, से कहाँ, क्योंकि हर नियम में ऐसा आएगा कि इसके बाद ही होना जरूरी है। बाद कैसे कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर पहले जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा था सत जोड़ नाथ लिखा था, अब ये तय के तुरंत बाद में न आ रहा है तो इस कारण तय में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक शब्द जैसे हमने लिखा कि राम जोड़ अयन है, अब राम जोड़ अयन है उसमें न आया, बिल्कुल आया, और न के स्थान पे अण कब करेंगे? जब री र से कहीं भी देखेंगे तो देखो र है वो इसके पास में नहीं है, ये दूर बैठा है। तो दूर बैठने के बाद में भी यानी ये शब्द लागू हो जाता है, मतलब ये नियम लागू हो जाता है, शब्द क्या बन जाता है? रामायण बन जाता है। तो इस नियम की बाध्यता नहीं है कि ये पास में ही हो, यानी ये ध्वनियाँ वो दूर भी हो सकती हैं। और भी जैसे मान लीजिए काफ़ी शब्द बनते हैं, एक काफ़ी बार जैसे प्रश्न भी आपके दिमाग में उठता है कि रामायण में कौन सी संधि है? एक ही संधि का अगर नाम आए तो दीर्घ संधि करनी है, और दीर्घ के साथ साथ में व्यंजन का भी अगर नाम आ जाए तो व्यंजन संधि भी होती है। तो यहाँ तो दीर्घ संधि का प्रयोग हो गया और यहाँ व्यंजन का प्रयोग हो गया। अगर ऑप्शंस में दोनों है तो आपको ये जरूर मिलेगा कि दोनों, तो दोनों उत्तर होगा। अगर मान लीजिए एक ऑप्शंस में अलग अलग दे रखा है और दोनों नहीं दे रखा है तो दीर्घ करना है, जबकि जो व्यंजन करेगा उसका भी ये उत्तर है वो सही माना जाएगा। लेकिन दुविधा से बचने के लिए आपको सबसे पहले वो दीर्घ संधि करनी है, क्योंकि पहले इसमें कौन सी संधि का प्रयोग होगा? दीर्घ का है। जबकि मैं इन्हें कहूँगा कि दीर्घ की संधि है, यानी दीर्घ और व्यंजन दोनों संधि है। इसी प्रकार से जैसे विष जोड़ नु है, विष्णु शब्द बन जाता है, भर जोड़न है, भरण शब्द बन जाता है, दूष जोड़न है, दूषण शब्द बन जाता है, चूर जोड़न है, चूर्ण शब्द है वो बन जाता है। लेकिन अगर इस न के पास में च की पंक्ति का कोई वर्ण होता है, ट की पंक्ति का कोई वर्ण होता है, त की पंक्ति का वर्ण होता है, या स होता है या फिर स होता है, तो ये नियम लागू नहीं होता। कैसे? जैसे रस शब्द है और रस के बाद में ही ना आ गया तो र तो आ गया साहब, लेकिन ये स के पास में आया है और स के पास में आया तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्द क्या बन जाता है? रसना का रसना ही रह जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम दर्श है, उस दर्श में अगर न जोड़ते हैं या दृश्य धातु में अन अगर जोड़ते हैं, दो तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। शुद्ध संधि विच्छेद यही होता है, दृश्य जोड़ अन, क्योंकि दृश्य धातु से संस्कृत में दर्शन नहीं बना। तो दृश्य में अन अगर जोड़ते हैं तो उस स्थिति में रह तो बैठा है, लेकिन पास में क्या गया साहब? स आ गया, और स आने के कारण न के स्थान पे अण नहीं हुआ और शब्द क्या रह जाता है? दर्शन का दर्शन ही रह जाता है। तो ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए, च की लाइन का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, ट की लाइन का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, त की लाइन का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, और स में से भी कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, तो ये नियम लागू होगा। उसके बाद में देखिए आगे वाला, कहीं भी ई है, ऊ है और ए है,
और इसके बाद में अगर मान लीजिए ये स आया है, मतलब दंत्य स आया है, या फिर स और थ अगर आया, तो उस स्थिति में स के स्थान पे दूसरा स यानी मूर्धन्य स हो जाता है और स थ के स्थान पे स ठ हो जाता है, स ठ। और कोई भी शब्द आप देखिए कि ठ से प्रारंभ नहीं होगा, तो ई होना चाहिए, उ होना चाहिए, ए होना चाहिए, बाद में स या फिर स थ होना चाहिए, तो स के स्थान पे स और स थ के स्थान पे स ठ हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए विशेष शब्द है विशेष, इसमें स प्रत्यय अगर जोड़ा गया तो शब्द जैसे ही बनाते हैं तो क्या शब्द बन जाता है, विशेष शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए विष है, इस विष में अगर मान लीजिए नु अगर जोड़ते हैं तो देखो इस नियम में लागू हुआ क्या, तो देखते हैं ई तो आ गया, अब ई के पास में देखो स ये बैठा है, लेकिन ये जो न है इस न के स्थान पे परिवर्तन होकर के अण होता है, तो ये पहले से मतलब ये नियम है इसके द्वारा तो ये स बना, और पहले वाले नियम के द्वारा है क्या बना, अण बना। तो इसमें आप दो नियमों को कर सकते हो। तो मूल रूप से अगर इसको ले जाओगे तो इसमें नहीं ले जाओगे। काफ़ी बार प्रश्न आपके द्वारा कमेंट्स के रूप में आया था, इसलिए इस शब्द को मैंने यहाँ पे बताना उचित समझा। तो ई है, उ है, ए है, इसके कारण इस स के स्थान पे ये स मिला है और न के स्थान पे अण बना, वो थोड़ी देर पहले जो नियम पढ़ा था उसके द्वारा बना है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए ये सम है, लेकिन इस सम के साथ में अगर वी उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। किसके कारण बना, ई के कारण बना। उसी प्रकार से जैसे सु यानी सुंदर, स्मिता यानी मुस्कान, कि जिसकी मुस्कान अगर सुंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं सुस्मिता। अब सुस्मिता शब्द जैसे ही लिखा तो इसमें स है वो मूर्धन्य यानी दूसरा स आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि पहले क्या है, उ है। तो एक में ए आ गया, एक में ई आ गया, एक में जैसे उ आ गया, और उस आधार पे हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे वाला नियम, मैं के बाद में स्वर आएगा तो स्वर में मिल जाएगा। मैं के बाद में स्वर आएगा, स्वर में मिल जाएगा। कैसे, समजोड़ आचार, तो शब्द क्या बन जाता है, समाचार। मान लीजिए शब्द आया हमारे सामने कि समजोड़ उदाय, तो शब्द हो जाएगा साफ समुदाय, समुदाय। तो स्वर आने पे सीधी सी बात है, इस मैं को क्या कर देता, पूरा कर देता और अपनी मात्रा को धारण कर लेता। उसके बाद में देखिए आगे कि ये जो मैं है, इस मैं के बाद में कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो इस मैं के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार। और बिल्कुल इन शब्दों को भी जानते हो कि समजोड़ दीप, तो शब्द क्या हो गया, संदीप हो गया। और वर्तमान समय में जैसे जब हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि 1983 के बाद में एक नियम लागू हुआ था। उस नियम के अनुसार ऐसा था कि वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, ङ, ये, न, म, वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं, इन पंचम वर्णों के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का। तो इसलिए इस नियम को स्वीकार किया जाता है। यानी 1983 के बाद में इस नियम को विशिष्ट रूप से स्वीकार किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि मैं है उसके बाद में कोई भी व्यंजन आता तो पहले आगे वाले का पांचवा बनता है, पांचवा बनने के बाद में अनुस्वार बनता है। हमें सीधा सा यही याद रखना कि क्या बनता है, अनुस्वार बनता है। इसी प्रकार से जैसे शब्द आया हमारे सामने कि समजोड़ जय शब्द आया, अब जैसे इस शब्द को अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। लेकिन विशेष तौर से याद रखिए, एसआई में इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि अनुस्वार के स्थान पे परिवर्तित ध्वनि क्या होगी। मेरे प्रश्न को दोबारा सुनिए, अनुस्वार के स्थान पे परिवर्तित ध्वनि क्या होगी। तो आप अपनी रफ कॉपी में यानी एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो, अंतिम पन्ना आपके सामने रफ होता है, उसको रफ के रूप में यूज लेना है और यूज लेते हुए आप उसको ऐसा जरूर लिखोगे। ऐसा लिखने के बाद में आपको देखना है कि इस बिंदी के बाद में जो अनुस्वार है इसके बाद में क्या आया, जय आया, तो इस जय का पांचवा वर्ण इसके स्थान पे बना दो, पांचवा वर्ण। और पांचवा वर्ण जैसे इसके स्थान पे अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये अगर हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, संजय शब्द बन जाएगा। क्योंकि एसआई में प्रश्न निकाला था पंचांग, पंचांग में अनुस्वार के स्थान पे परिवर्तित ध्वनियां क्या होंगी। तो वही आपका रफ पन्ना आपके लिए काम आएगा। तो आप क्या करोगे, इसका पांचवा करोगे, इसका पांचवा करोगे तो ये करोगे, फिर चा करोगे, चा के बाद में जैसे इसका पांचवा अगर बनाओगे तो न करोगे और इसके बाद में ग करोगे तो ये क्या हो गया, पंचांग शब्द हो गया। ये विशेष तौर से याद रखें।
अब कई बार क्या होता है कि जैसे इन शब्दों को वो संयुक्त बना करके दे देता है, संयुक्त बना करके दे देता है, तो ये ऊपर बिठा देता है, चा इसमें लगा देता है, और फिर उसके बाद में ङ है, ङ के नीचे ग लगा देता है, तो पंचांग ऐसा भी लिख देता है। तो भी सही, दोनों तरीके से इसको है ना पूछा जा सकता है। लेकिन नियम में याद रखना कि मैं के दो नियम आए थे, एक तो स्वर के संदर्भ में आया था, एक व्यंजन के संदर्भ में आया था। स्वर के संदर्भ में आया तब तो हमने पूरा किया, और व्यंजन आया तो क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। उसके बाद में देखिए आगे वाला नियम, तय के बाद में च है, छ है, तब तो तय का क्या हो जाता है, च हो जाता है। तय के बाद में अगर मान लीजिए ज है या झ है, तो तय का क्या हो जाता है, ज हो जाता है, ज हो जाता है। तय के बाद में अगर मान लीजिए हमारे सामने ट है, तो तय का ट हो जाता है। तय के नियम आ रहे हैं, ये तीसरा नियम मान लीजिए। चौथा नियम हम कर रहे हैं कि अगर तय है और तय के बाद में डमरू वाला ड है, तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। और इसी के संदर्भ में पांचवा अगर करते हैं कि तय है, तय के बाद में अगर लय आता है, तो तय के स्थान पे क्या हो जाता है, लय हो जाता है। खास तौर से आपने देखा होगा तो यही देखा होगा कि जो आ रहा है वही हो रहा है। तय के बाद में च आया तो च हुआ, ज आया तो ज हुआ, ट आया तो ट हुआ, ड आया तो ड हुआ, और ल आया तो ल हुआ। बस केवल शब्दों को देखना है, क्योंकि खास तौर से ये सत उपसर्ग और उत उपसर्ग के लिए कारगर सिद्ध होता है। अब अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सत जोड़ जन शब्द आ गया, और एक शब्द आया हमारे सामने कि सत जोड़ गति, एक शब्द जैसे हमारे सामने आया कि सत जोड़ मास। अब थोड़ा सा हम अगर जानते हैं कि भाई इन वर्णों में से च या फिर छ है, ज है, ट है, ड है, ल है, इससे संबंधित शब्द कौन सा है, केवल एक शब्द आया, बाकी शब्द नहीं आया। बाकी शब्द नहीं आया तो उसमें संख्या वाला नियम लगा दो, तो यहां लगाएंगे तो 1 जोड़ 3 वाला आया, और यहां अगर लगाएंगे तो 1 जोड़ 5 वाला आया। तो एक के बाद में 3 आता है तो तीसरा हो जाता है, तीसरा होते ही शब्द क्या बन गया, सदगति बन गया। और जैसे इसको अगर बनाया कि एक के बाद में 5 आया तो 5 आएगा, तो शब्द क्या बनाया, सन्मास बनाया। लेकिन यहाँ है वो इस नियम से संबंधित आ गया, और इस नियम से संबंधित अगर आया तो शब्द क्या हो गया, सज्जन हो गया, सज्जन, सज्जन। तो थोड़ा ये विचार करना पड़ेगा कि च, छ, ज, ट, ड और ल, ये वर्ण अगर आते हैं तो ये इससे जुड़ा हुआ शब्द। जैसे कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं कि साहब विद्युत जोड़ लता आ गया, और शब्द हमारे सामने बन करके आ जाता है विद्युत लता, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि साहब नाम तो विद्युत है, ये विद्युत लता कैसे हो गया, क्योंकि संधि के द्वारा हो गया। हो सकता है ऐसा नहीं, वो कह दे कि नहीं बिजली का जाल बना हुआ है तो विद्युत जोड़ जाल हो गया, तो जय आया तो जय हो गया, और जय होते ही क्या शब्द बन गया, विद्युत जाल। विद्युत जाल शब्द वो बन गया। एक जैसे शब्द आप बनाते हो कि उत जोड़ ज्वल, और कहते हो कि उज्ज्वल में दोनों जो है वो आधे आते हैं, वो इसी नियम के द्वारा आते हैं, और शब्द क्या हो जाता है, उज्ज्वल। ये ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में आजकल पूछा नहीं जाता, क्योंकि सब लोग ने इसको जान गए कि उज्ज्वल शब्द उसमें दोनों जय के आते हैं, आधे आते हैं। लेकिन नियम हमें देखना। और भी शब्द वो बनते हैं, जगत जोड़ जननी, जगत जननी शब्द हो जाता है, सत जोड़ चित, सचित शब्द हो जाता है, सत जोड़ छात्र, सत जोड़ छात्र। अब मान लीजिए मैं आपसे ये प्रश्न उठाऊं कि सत जोड़ छात्र है, अब इसमें बताओ कौन सा आएगा, तो तय के बाद में छ आया, छ आया तो क्या हो गया, तय के स्थान पे छ हो गया, और शब्द क्या हो गया, सछात्र शब्द हो गया, सछात्र। हो सकता है तत् जोड़ टीका है, तटीका हो गया, बृहद जोड़ टीका है, बृहद टीका हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए उत जोड़ लाश है, उल्लास हो गया, उत जोड़ लंघन है, क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो लय का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, हमें इसको याद रखना है। आगे वाला नियम देखिए कि विच्छेद से पहले तय हो, और विच्छेद के बाद में अगर स होता है तो इस स के स्थान पे छ हो जाता है, और तय के स्थान पे क्या हो जाता है, च हो जाता है। मोस्ट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। शब्द बनाते हैं
सत जोड़ शास्त्र, कि सच्चाई की बातें करने वाला शास्त्र है। तय के बाद में स आया, स के स्थान पे हमने कर दिया छ। मात्रा किसकी है? आ की। स और त्र अपनी स्थिति में, और स और च यहाँ पे, तो शब्द क्या हो जाता है? सशास्त्र शब्द हो जाता है। उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास हो जाता है। एक जैसे मान लीजिए काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, एसआई का तो फेवरेट उदाहरण है, नाम बनाया कि श्रीमत यानी श्रीमान। उसके बाद में जैसे शब्द आया शरत यानी शरत, दय भी हो सकता है, क्योंकि तय का और दय का नियम एक ही जैसा है। आप कह सकते हो कि तय बराबर दय, जैसा तय का नियम होगा वैसा दय का होगा, क्योंकि संस्कृत में दय को प्राथमिकता दी जाती है, हिंदी में तय को प्राथमिकता। कई बार तत्सम के रूप में दय को भी ले लिया जाता है, जैसे हिंदी में उत उपसर्ग होता है और संस्कृत में उद होता है, तो संस्कृत वो उपसर्ग की दृष्टि से काम करती है और हिंदी है वो तद्भव के रूप में काम करती है। अब यहाँ इसके बाद में एक चंद्र शब्द और जुड़ करके आता है। अब जैसे इन शब्दों को बनाते हैं, थोड़ी देर पहले तय का जो नियम आया था उसमें तय के बाद में च आया था, च आने के कारण इसके स्थान पे च हो गया और शब्द बन गया शरद चंद्र। अब शरद चंद्र शब्द बन गया तो तय के बाद में च आया, तो तय के स्थान पे हमने कर दिया साहब च। श्री अपनी स्थिति में है, मैं अपनी स्थिति में है, और स के स्थान पे हमने कर दिया छ, र, डबल च, न, द और र। अब देखो हंसी आने वाला शब्द बन गया साहब श्री मत्सरचंद। लेकिन जैसे ही शब्द के टुकड़े करते हैं तो बहुत बढ़िया नाम निकलता है। श्रीमत यानी श्रीमान, शरत यानी ठंडा, चंद्र यानी चंद्रमा, कि श्रीमान ठंडे चंद्रमा, जिसको हम बोलते हैं श्री मत्सरचंद। तो ये भी है वो तय के नियमों से ही बनता है। उसके बाद में देखिए आगे कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में अगर है होता है तो इस है के स्थान पे चतुर्थ वर्ण बन जाता है। किसका? इसका। और प्रथम वर्ण के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे? कि शब्द है आपने सामने की वाक जोड़ हरि। अब देखो ये किसी भी पंक्ति का पहला वर्ण है क्या? बिल्कुल है, कै की लाइन का पहला वर्ण। इसके बाद में देखो है आया क्या? बिल्कुल आया। तो कै का तीसरा अगर बनाओगे तो घय बनाओगे, यानी घरी शब्द हो गया। और वाह अपनी स्थिति में कै का तीसरा अगर करोगे तो गय हो जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा? वाह घरी शब्द हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वाह घरी शब्द आए। तत् जोड़ हित, तद्दित प्रत्यय पढ़ते हैं, तब कृत प्रत्यय भी पढ़ते हैं, तद्दित प्रत्यय भी पढ़ते हैं, तो तत् जोड़ हित से तद्दित हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए तद्दित शब्द नहीं है और भी शब्द आते हैं, उत जोड़ हरण है, उद्धरण है, तो उत जोड़ हरण है के स्थान पे हो गया ध, क्योंकि तय की लाइन का चौथा वर्ण। तो इस आधार पे हम इस व्यंजन संधि है उस व्यंजन संधि को हम कर सकते हैं। एक दो नियम हो इसके बच्चे हैं, जिनके संदर्भ में जो चर्चा करेंगे वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।